गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। आज हम 5 अक्टूबर पे पहुंच गए और आज की कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने जिसने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए होंगे अच्छे तरीके से, उनका लास्ट का जो प्रीलिम्स का जो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा हो गया होगा, क्योंकि जो मैंने एनालाइज़ किया हूँ आपका पेपर, उसमें मैंने देखा करंट अफेयर का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और काफ़ी चीज़ों से जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उनसे भी करंट अफेयर को कवर करके उसको पूछा गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका करंट अफेयर अगर अच्छे से तैयार होता या फिर हुआ होगा तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा। ठीक है, इस चीज़ के तो मैं बहुत सारे और कहा भी जा रहा है, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की है, तो समझ में आया कि पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का है, ना कि बहुत टफ नहीं है। फिर हम इसके बारे में एक आज वीडियो बनाएंगे जिसमें एक पेपर को भी डिस्कस करेंगे और उसकी आंसर की को भी डिस्कस करेंगे, ताकि जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो भी एटलीस्ट पेपर का पैटर्न और उसके आंसर को समझ सकें और फिर ना पेपर को अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में अपने द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उन्हीं को आगे बढ़ाने वाले, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, जो वेटेज है, वो अच्छी तरीके से कवर रहे और यूपीएससी से एग्जाम में जहाँ पे स्टैटिक को लेके करंट अफेयर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, जो करंट अफेयर का जो नया पोर्शन होता है उसमें स्टैटिक कवर किया जाता है, वो आपको कितना अच्छे से कवर हो सकता है, दैट शुड बी मोर मैटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम ये रखी गई है कि ये यही है आपकी कि आपको 10 में से 8 क्वेश्चनों को कम से मतलब देखिए, मार्किंग स्कीम में तो ये है कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को एटलीस्ट करेक्ट करना ही करना है। ठीक है, उसमें आपको ये रहेगा कि आप एक सेफ जोन पे फॉल करते हैं और वहाँ पे आप क्या रहेगा कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स में इन्हेंसमेंट आती जाएगी। और 10 में से 6 क्वेश्चन करेक्ट करने का मतलब यही है कि आप एटलीस्ट क्या करें, 60% एग्जाम को करेक्ट करिए, दैट इज़ नीड ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो वो आपको क्रैक हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और 6 में से कम आता, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए हम यहाँ बता देते हैं कि आपको क्या करना रहता है। आपको एटलीस्ट देखिए, अगर आप मोर देन 8 to 10 आपका आंसर आता है, ठीक है, कि 8 से 10 के बीच में आता है, तो आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है, बेस्ट परफॉर्मेंस हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर आपका स्कोर 6 से 8 के बीच में होता है उसको गुड परफॉर्मेंस कंसिडर की जाती है। और अगर आपका 4 से 6 के बीच में मतलब लेस देन 6 से आता है, नॉट लेस देन मतलब देखो नॉट लेस देन 6, ठीक है, 6 से कम तो नहीं आना चाहिए। वहाँ पे आपने क्या की होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी पढ़ाई करने में, मतलब रीड नहीं किया होगा क्वेश्चन को अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर फिर 2 या 4 आता है, मतलब नॉट लेस देन 2 और 4, मतलब इससे जो ज़्यादा आपका अगर कम हुआ, अगर आप 0 ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस कर देंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, एग्ज़ाम को लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, बट ये डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको नहीं सोचना है कि आप एग्ज़ाम को लॉस करते नहीं करते, ये देखना है कि आपने अटैम्प्ट कैसे किया क्वेश्चन को और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कैसे सुना। ठीक है, और उसके बाद जितना भी आपका स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड देन अगर स्कोर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, मतलब 6 से आपका स्कोर कम आता है, तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ के वापस से अपना स्कोर जो आपने इसको लिखा उसको एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पशु आधार। तो ये पशु आधार क्या चीज़ है, इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, पशु आधार कंटेन अ 12 डिजिट यूआईडी दैट एम्स एट एनहेंस ट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइफ स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट। कि पशु आधार एक 12 नंबर का डिजिट होता है जिसको यूआईडी मतलब जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो एम जिसका यही है कि इन्हेंस करना ट्रेसेबिलिटी, जो लाइव स्टॉक होता है, जो आपके पशु होते हैं, उनको किस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हो, किस तरीके से उनकी जो इन्हेंस कर सकते हो ट्रेसेबिलिटी, और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं। सेकंड है, इट इज़ डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसको जो डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पशु आधार क्या, देखिए जिस तरीके से आपको आधार कार्ड की सुविधा दी गई है, तो एटलीस्ट ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, काउंट कर सकते, ट्रेस कर सके कि कितने पीपल हैं अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरीके से पशु आधार का भी इसको लॉन्च किया गया, जिसमें 12 डिजिट का क्या रहेगा, 12 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो पशु के नाम से उनका एक आधार कार्ड की तरह ही उनको बनाया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि आखिर इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक, ठीक है, जो पशुओं की
संख्या है वो किस तरीके से, और उनको जो प्रोडक्ट दिए जाना है वो किस तरीके से दिए जाना है। ठीक है, तो ये इसके लिए लाया गया है और इसको जो डेवलप किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप नहीं किया है, इसको जो आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में पहले। ठीक है, ये तो दिखता कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, जैसे आपका आधार कार्ड शो होता है ना, सेम इसी तरीके से आपके जो पशु रहेगा उनको बना के दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो आपके पशुओं की जो लाइफ स्टॉक की जो ट्रेसेबिलिटी है वो अच्छी तरीके से काउंट हो सके। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो दिया जाएगा, इसको जो मतलब एक और नाम दिया गया जिसका, ठीक है, वो आपको क्या याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। ठीक है, INPAH। ठीक है, याद रखना है, इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, जिसको कहा जाता है पशु आधार। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया विद द एम ऑफ एनहेंसिंग ट्रेसेबिलिटी ऑफ आर लाइफ स्टॉक एंड इन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको जो डेवलपमेंट करने वाली जो इसकी एजेंसी है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया NDDB। ठीक है, जिससे क्या किया जाएगा, इसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक एनिमल को दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ उसको जो उससे रिलेटेड जो कोई डेटा है वो हेल्प करेगा कि मैनेज करने में कि कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा वास्ट लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज है। और ये जो INAPH है ये बीइंग टॉटेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑफ एनिमल, और ये फिर अगर ऐसा हम करने में सक्सेस हो जाते हैं, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑफ एनिमल इस तरीके का ये पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मैंडेट फोकस ऑन, कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये किन किन चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहती है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 है एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेटमेंट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेटमेंट 3 जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो किन किन चीज़ों पे बात करती है? ऑप्शन है ऑप्शन A 1 and 2, ऑप्शन B 2 and 3, ऑप्शन C 1 and 3 एंड ऑप्शन D ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो उसका जो मैंडेट है वो फोकस तीनों चीज़ों पे करती है कि एनर्जी की सिक्योरिटी अच्छे से हो सके, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन होता है वो भी अच्छे तरीके से इसका हो सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर ये फोकस करती है। तो ये याद रखना है, ये एक बेसिक आपको क्वेश्चन बना के इसलिए दिया गया था कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होती है, ठीक है, इसका फोकस तो ठीक है, एज वेल एज आप मेंस में इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन D हो गया। आप भले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लिए लिखिए मत लिखिए, अदरवाइज उसकी जगह अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो इंडिया को किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, तो वहाँ पे आप अगर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ लिखते हैं तो आप एक पॉइंट के तौर पे, ठीक है, एक इन्फोग्राफिक के तौर पे आप इन तीनों को मेंशन कर सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो 3 पॉइंट है जिसको 3ES, ठीक है, 3ES के नाम से जाना जाता है, उन चीज़ों को इंडिया को मेंशन करना चाहिए। ठीक है, यही जो यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि जो एजेंसी मैंडेट करती है हैज़ ब्रॉडन टू फोकस ऑन 3ES ऑफ इफेक्चुअल एनर्जी एजेंसी, और जो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमारा है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इजराइल हैज़ बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कि इजराइल का जो बॉर्डर है किन किन कंट्री से रिलेट करता है। ठीक है, तो देखिए इजराइल, UAE और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इधर पे जितना न्यूज़ में थी उन सभी चीज़ों से हम बॉर्डर लेकर टच कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर सारी चीज़ों की देख रहे हैं, जोग्राफिक रिलेशन। अभी हमने UAE की भी देख चुके हैं, ठीक है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ की, ईरान की भी देखी। आज हम इजराइल की लोकेशन अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, मैप की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होती रहे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इजराइल अपना बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। फर्स्ट है आपका इजिप्ट, सेकंड टर्की, थर्ड जॉर्डन एंड फोर्थ लेबनान। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट कोड को जमा के आपको बताना है कि ऑप्शन A 1 2 3, ऑप्शन B 2 3 4, ऑप्शन C 1 3 4 एंड ऑप्शन D 1 2 3 4। ठीक है, मतलब सारी की सारी कंट्री उससे बॉर्डर टच करती है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले मैप में चलते हैं, मैप को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि कौन कौन सी कंट्री साथ ये बॉर्डर टच करती है। ठीक है, चलो देखिए ये तो मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है, जिसको आपको भूमध्य सागर कहते हैं हिंदी में। अब ये आपका इजराइल हो गया। ठीक है, इजराइल किन किन कंट्री से बॉर्डर टच करती है? देखिए ये गोलन हाइट हो गया, गोलन हाइट के ऊपर ये कौन सा हो गया, ये लेबनान हो गया, हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। सेकेंड सीरिया भी बॉर्डर टच करता है।
जॉर्डन भी इजराइल से बॉर्डर टच करता है, इजिप्ट इजराइल से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हैं जो क्या करती है, इनसे से बॉर्डर टच करती है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी टर्की नहीं है, ठीक है। तो टर्की इससे बॉर्डर टच नहीं करता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो इजराइल है, इजराइल की अंदर जो 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे देखिए गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप भी किससे, मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ये हो गया तल अवीव और ये हो गया जेरूसलम, ठीक है। तो हमारी जो एम्बेसी इंडिया की ये तल अवीव के अंदर है, और जो यूएसए की जो एम्बेसी है, ठीक है, वो उसकी जेरूसलम में है। कहा जाता है कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है, और अकॉर्डिंग टू इंडिया तल अवीव क्या थी, इजराइल की पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, हमने अच्छे तरीके से देख लिए। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। मतलब कौन कौन सा है, इजिप्ट बॉर्डर टच करता है, ठीक है, जॉर्डन टच करता है और लेबनान टच करता है। तो यहाँ पे सेकंड टर्की नहीं है, ठीक है। अगर आप टर्की को एलिमिनेट कर लेते तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टॉरिफैक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये टॉरिफैक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, ठीक है। तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट हमने बनाई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, टॉरिफैक्शन इज अ स्वीडिश टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू बायोमैन्योर। की टॉरिफैक्शन एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी होती है जो कन्वर्ट करती है जो राइस का स्टबल होता है, मतलब राइस का जो लास्ट का जो कचरा बचता है उसको किसमें, इनटू बायोमैन्योर में, ठीक है। तो बायोमैन्योर मतलब एक प्रकार से बायोलॉजिकल जो मैन्योर होता है, बायोलॉजिकल जो खाद होती है, उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड है, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हीटिंग अप स्ट्रॉ, ग्रास, सॉ मिल रेजिड्यू एंड वुड बायोमास अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्वॉल्व की जाती है जो हीटिंग है, ठीक है, जिसमें जो स्ट्रॉज होते हैं, ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी लकड़ी टाइप की नहीं होती, जो आपकी घास टाइप में होता है, ठीक है, सूख जाती है, तो वो स्ट्रॉ, और जो इसकी ग्रास होती है, सॉ मिल रेजिड्यू, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जब आपकी सॉविंग हो जाती है तो उसके मिल्स जो रेजिड्यू बचता है वो, और जो वुड बायोमास होता है, ठीक है, जो लकड़ी का बायोमास होता है, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, हीटिंग की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जो कन्वर्ट करती है राइस स्टबल इनटू बायोमैन्योर को। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि टॉरिफैक्शन इज स्वीडिश टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो तब तक तो ये सही है, ठीक है। अगर ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी तक ही अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है देन इट विल बी करेक्ट, ठीक है। बट अगर ये लिखा है कि राइस कन्वर्ट करती है बायोमैन्योर में, तब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कि ये कन्वर्ट तो करती है राइस स्टबल को, लेकिन ये बायोमैन्योर में नहीं, बायो फ्यूल में कन्वर्ट करती है, ठीक है, सॉरी, बायो कोल में इसको कन्वर्ट कर देती है, इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ना है, बायो मैन्योर नहीं है, इट इज़ बायो कोल है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है क्या, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग की जाती है, स्ट्रॉ, ग्रास, सॉ मिल के अंदर जो रेजिड्यू बच जाता है और जो वुड बायोमास होता है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि इसी को क्या किया जाता है, इसको मिक्सअप करके अच्छे तरीके से फिर इसका बायोकोल बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में, देखिए एक सेकेंड, हाँ। जो पॉल्यूशन होता है फ्रॉम स्टबल बर्निंग के कारण, ठीक है, विंटर के समय, तो ये की कंट्रीब्यूटर इसके अंदर देखा गया है कि जिसमें शार्प डिक्लाइन लाई जा सकती है एयर क्वालिटी जो दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है। देखिए अभी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी से सीज़न आ रहा है, अब इसके समय जो पंजाब से जो और जो ऊपर वाले जो एरियाज़ होते हैं हरियाणा वाले, वहाँ से जब स्टबल बर्निंग की जाती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो दिल्ली की जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बहुत ही भयानक तौर पे ये जो गैसेस होती है ना, ये यहाँ पे आके जम जाती हैं और फिर रोड पे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए ये एक टेक्निक देखी जा रही है टॉरिफैक्शन, कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो राइस का जो स्टबल है उसको बायोकोल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बायोकोल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नेचर के लिए। और इंडिया इज़ टेस्टिंग अ स्वीडिश टेक्नोलॉजी, तो इंडिया ट्राई कर रहा है कि इस स्वीडिश टेक्नोलॉजी को वो ट्राई करे ताकि इस स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उससे दूर हो जा सके, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा हीटिंग जो स्ट्रॉ, ग्रास, सॉ मिल रेजिड्यू और जो वुड
बायोमास है इसको 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये जो चेंजेस है एलिमेंट्स के बायोमास जो इनटू कोल लाइक पैलेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोल की तरह जो लाइक पैलेट्स बन जाते हैं, छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उनकी तरह ये बन जाएंगे। और दीज पैलेट्स कैन बी यूज फॉर कंबशन अलॉन्ग द विद कोल फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन लाइक स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन। कि ये जो और फिर यही जो पैलेट्स रहेंगे इनका हम यूज़ कंबशन के लिए कर सकेंगे। साथ ही साथ जो आपकी जैसी कोल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो ज़रूरी होती है ना, जैसे स्टील के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे अगर इनका जिस तरीके से यूज़ होता है उस तरीके से वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेबल बर्निंग के क्षेत्र में। ठीक है, कुछ पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए अगर आता है तो आप यहाँ पे टोरेफैक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कि टोरेफैक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ करने जा रहा है, जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाएगा और दो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन 2018 2019 बीटिंग आउट ब्राज़ील। ठीक है, कि इंडिया 2018 और 2019 में ब्राज़ील को बीट करके वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है इन इंडिया द शुगर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू प्रोटेक्ट द शुगर केन फार्मर। तो शुगर केन फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में जो शुगर प्राइसेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि तो क्या इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर बन गया था 2018-19 में, जिसने बीट कर दिया था ब्राज़ील को। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर बन गया था 18-19 में, उससे ब्राज़ील को ही बीट किया था। ये भी याद रखना किसको बीट किया, अदरवाइज यहाँ किसी और कंट्री का नाम दिया, आपने इसको करेक्ट कर दिया तो वहाँ पर फिर आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड, क्या इंडिया के अंदर जो शुगर केन प्राइस होते हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जो क्योंकि जो शुगर केन फार्मर होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत दी गई है कि इसको गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है ये प्रोटेक्ट करती है फार्मर्स को बाय डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ शुगर केन, की डिसाइड क्या होना चाहिए शुगर केन का प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको आप एफआरपी कहते हो। ठीक है, याद रखना एफआरपी की डेफिनेशन भी क्या होती है। इसको कहा जाता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, बट अगर हम इसको अदर हैंड पे देखते हैं कि शुगर प्राइसेस जो डिटरमाइन की जाते हैं कि शुगर का प्राइस क्या रहेगा, ये मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिसाइड किया जाता है और जो मार्केट फोर्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है कांट हैव मच डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट, इसके अंदर जो गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट इसके प्राइस को डिटरमाइन नहीं करती है। ठीक है, इसको डायरेक्टली जो डिटर्मिनेशन इसका जो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ नहीं होता है, इसमें जो मार्केट सेंटीमेंट होते हैं और जो मार्केट फोर्सेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही शुगर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। और जो गवर्नमेंट जो फार्मर के प्रोटेक्शन के लिए जब शुगर केन का प्राइस डिसाइड करती है तो उसको हम कहते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो ये इसके बारे में कंप्लीट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट आपकी पीसीए के ऊपर है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर पहले भी डिस्कस की जा सकी है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ना कि करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देख के बताइएगा। पहली स्टेटमेंट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, की जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए लाया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज द सिग्नेटरी टू द 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी। ठीक है, कि इंडिया सिग्नेटरी था 1951 यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन था उसका, और जो 1967 प्रोटोकॉल था इसी से रिलेटेड स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी से, इन दोनों चीज़ों को इंडिया इसका सिग्नेटरी रह चुका है, इंडिया ने इसको साइन कर लिया है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो जो कन्वेंशन किया गया था पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के द्वारा, उन्हीं के द्वारा क्या किया था, पीसीए को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, मतलब राइट आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इंडिया अभी तक इसने ऐसा मतलब 1951 के समय इस तरीके से यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है ना ही इसको साइन किया गया था, और ना ही 1967 का जो प्रोटोकॉल था स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी इसने इसको साइन किया था। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इसलिए आपकी रॉन्ग थी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका ए हो गया। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। जो पीसीए है इसको स्टैब्लिश किया गया था कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जिसको कंक्लूड किया गया था द हेग इन 1899। अब साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पीसीए का जो आपका हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो ये आपका हेग नीदरलैंड के अंदर ये इस्टेब्लिश है। ठीक है, याद रखिएगा हेग नीदरलैंड के अंदर इस्टेब्लिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज थेरेपी समटाइम सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। अभी रिसेंटली जो आपकी फेज थेरेपी है ये न्यूज़ में थी, आपको बताना है किससे रिलेट करती है। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, की जो ट्रीटमेंट सफ़र कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण। सेकेंड है ट्रीटमेंट फॉर मंगल सॉरी इट इज़ एक सेकेंड ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये मैंगल नहीं है, इट इज़ अ मेंटल। ठीक है, MENTAL। ठीक है, आई होप यू विल नॉट, ठीक है, आप इसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्या लिखा है, ये मेंटल है, मैं यहाँ पे भी अच्छे से लिख देता हूँ MENTAL। ठीक है, तो ये मेंटल है, ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिसऑर्डर। एंड ऑप्शन सी ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, की जो पीपल कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं। एंड ऑप्शन डी स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर ऑफ माइंड ड्यूरिंग कोविड-19, की स्पेशल ट्रीटमेंट देना चिल्ड्रन के वेलफेयर करने के लिए उनके माइंड का कोविड-19 के दौरान। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर की ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो पीपल क्या कर, देखिए क्या होता है जब आप एंटीबायोटिक्स के जो होती जो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनका डोजेस ज़्यादा लेने लगते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें क्या होती हैं, अगर वो रेजिस्टेंट करती हैं तो वो इन्फेक्शंस को क्या करती हैं, फिर प्रॉब्लम जनरेट करने लगती हैं। तो ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण जो भी इन्फेक्शन होता है उनसे बचने के लिए, ठीक है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको फेज थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें फिर भी समझते हैं कि फेज थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। साथ ही साथ जो फेज थेरेपी होती है एक वायरल फेज होता है थेरेपी का, जिसमें जो थेरेप्यूटिक यूज़ होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस जिसको कहा जाता है, टू ट्रीट पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, की जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनको सही करने के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। और जो बैक्टीरियोफेजेस होता है, जिनको फेजेस के नाम से जाना जाता है, ये एक फॉर्म होता है वायरस का। ठीक है, जो फेजेस अटैच करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के साथ, जो बैक्टीरियल सेल्स के साथ ये फेज अटैच रहते हैं और इंजेक्ट हो जाते हैं वायरल जीनोम इनटू द सेल, और धीरे धीरे क्या होते हैं ये जीनोम जो हमारे जीनोम से होते हुए हमारी सेल जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर चले जाते हैं, फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो वायरल जीनोम होते हैं इफेक्टिवली रिप्लेस किए जाते हैं बैक्टीरियल जीनोम के द्वारा, जिसको हॉल्टिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, हॉल्टिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इनके जरिए इफेक्टिवली इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो ये फेज थेरेपी आप याद रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, जो क्रॉनिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं, उनसे अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फेज थेरेपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी हैज़ बिल्ट अ मेमोरियल टू ऑनर द सोल्जर हु लॉस्ट देयर लिव्स इन विच प्लेस इन अ क्लैश विथ चाइना। कि अभी जो आपने पढ़ा था कि 2-3 महीने पहले जो क्लैश हो गया था, ठीक है, क्लैश में क्या हो गया था, हमारे इंडियन आर्मी के काफ़ी 20 सोल्जर्स मार्टर्ड हो गए थे। तो उसके ऊपर अभी रिसेंटली उनको उनके मेमोरियल के लिए, ठीक है, उनके मेमोरियल के लिए, उनके ऑनर के लिए, ठीक है, एक मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए पुलवामा, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी गलवान वैली एंड ऑप्शन डी लद्दाख। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर। अगर आपको लोकेशन याद होती ना कि इसका लोकेशन ये कहाँ पे ये क्लैश हुआ था, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर अच्छे से लगा पाते। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, गालवान वैली के अंदर क्या किया जा रहा है कि गालवान वैली में ही ये इंडिया और चाइना के बीच जो क्लैश हुआ था, इसमें हमारे 20 सोल्जर मार्टर्ड हो गए थे। और वहाँ उनके यहाँ के भी कहा जाता है कि अबव 40 सोल्जर्स थे, वो भी उनके यहाँ के मार्टर्ड हो गए थे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका, एक सेकेंड, चलो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। कुछ और चीज़ थोड़ा बहुत सब देख लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन लाइनर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गालवान वैली के अंदर ये इंडियन आर्मी के लिए मेमोरियल को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे उनके साथ जो क्लैश हुई थी 15 जून 2020 को लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ पोर्टल कृतज्ञता। ठीक है, तो कृतज्ञता ये पोर्टल ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी असम है। ठीक है, तो असम की जो गवर्नमेंट है उसने एक कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि एक कन्वीनियंस प्रोवाइड की जा सके, जो उनके यहाँ के जो पेंशनर हैं, जो पेंशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको जो भी डिस्पोज है, जो भी इशू है, ठीक है, किसी क्लेम को लेके, पेंशन के क्लेम को लेके, उसको रिड ऑफ किया जा सके। तो असम के अभी सीएम जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल कृतज्ञता। इसके ये एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है कि इसके आप अपना सबमिशन देख सकते हैं, ठीक है, अपनी ट्रैकिंग देख सकते हैं अपनी पेंशन की, आपकी पेंशन कब तक आ रही है, कहाँ कहाँ पे अगर किसी प्रॉब्लम के कारण पेंशन अटक जाती है तो उसके बारे में भी सारी जानकारी इस मतलब ये आपका जो ऐप है, ये आपका जो पोर्टल है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये रिलेटेड है। तो अगर आप असम से रिलेट करते हैं तो अगर आपके यहाँ का जो पीएससी होता है, ठीक है, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछा जाता है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा। तो असम के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, और इसके लिए आप चाहो तो नोट डाउन करके रख सकते हो इस तरीके का पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृतज्ञता, थोड़ा सा इमेज ब्लर है, बट ये जो सीएम है ये क्या कर रहे हैं, इस कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट अनाउंस अ रोड रिपेयर स्कीम टाइटल पथश्री अभियान। तो किस स्टेट ने अनाउंस किया है रोड को रिपेयर करने वाली स्कीम जिसका नाम है पथश्री अभियान? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी असम। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, जो ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, उन्होंने क्या किया, ये पथश्री अभियान को लॉन्च किया है, जिसको 1 अक्टूबर 2020 में अनाउंस किया गया था, जिसमें रोड रिपेयर स्कीम टाइटल जिसका रखा गया था पथश्री अभियान। और इसके अंदर मोर देन 7000 स्ट्रेचेस ऑफ रोड कंप्राइज किया जाएगा। 12,000 किलोमीटर अक्रॉस द स्टेट विल बी रिपेयर्ड इन अ मिशन मोड इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि एक निश्चित समय के अंदर जो 7000 स्ट्रेचेस ऑफ रोड, साथ ही साथ जो जिसमें 12,000 किलोमीटर, ठीक है, कंप्लीट स्टेट के अंदर रोड का इनॉग्रेशन, मतलब अच्छे तरीके से रोड का बिल्डअप किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अलोकेटेड 500 करोड़, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पहले 500 करोड़ इसके लिए दिए थे इस स्कीम के लिए। एंड रिपेयर करने के लिए वर्क वुड बी फिनिश बाय जनवरी 2020, जिसको जनवरी 2021 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है रोड के रिगार्डिंग, ठीक है, कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, हाईवेज़ में अच्छी रोड्स नहीं होती है, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो अच्छी तरीके से उसका कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर एम्बुलेंस की सुविधा अच्छी नहीं है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है, फिर अगर रोड की प्रॉब्लम और ऊपर से होती है तो वहाँ पे भी काफ़ी इनकन्वीनियंस देखा जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को रेड ऑफ करने के लिए क्या है, ये स्कीम ममता बनर्जी ने लॉन्च की है। तो इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज़ नॉट ये इंडिया के लिए, ठीक है, जो और वेस्ट बंगाल के लिए, बल्कि जहाँ से भी आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के लिए आप इस स्कीम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा हर एक गवर्नमेंट को इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को मोस्टली जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपकी जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो छूटे ना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका
स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वेदर इट इज़ 0 और 10। ठीक है, जो भी आपका स्कोर हो, अगर आपने 6 से ऊपर स्कोर किया है तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर 6 से नीचे स्कोर किया तो एक बार वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज करिएगा और जो भी स्कोर है उसको वापस से ऐड करिएगा, देखिएगा आपका स्कोर आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, मतलब आपने एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना कि नहीं सुना। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।